आप देख रहे हैं वॉइस वाला यूट्यूब चैनल जहां कॉन्सेप्ट्स बनते हैं सिंपल और लर्निंग होती है पावरफुल। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम आपको एक नई पर्सपेक्टिव देने वाले हैं। हाँ, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, खास तौर पर जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। एकदम। तो हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है आज, वो ह्यूमन ज्योग्राफी पर आधारित कुछ बेहद दिलचस्प प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं। और पता है, जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वही दुनिया के नक्शे, देशों की बाउंड्रीज या फिर कैपिटल्स रटना। हाँ, वही सब। लेकिन आज का हमारा मिशन बिल्कुल अलग है। इन स्लाइड्स के जरिए हम ये समझेंगे कि ज्योग्राफी सिर्फ जमीन के टुकड़ों का खेल नहीं है। तो फिर क्या है? ये हम इंसानों की कहानी है। मतलब हम इस धरती पर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि हम किसी खास जगह पर ही क्यों रहते हैं। सही बात है, क्योंकि इंसान इस धरती पर कहीं भी यूं ही अचानक से नहीं बस जाता। बिल्कुल नहीं। किसी भी जगह पर आबादी के बसने के पीछे ना बहुत गहरे कारण होते हैं, जैसे नेचर हो गया, इकोनॉमी हो गई। हाँ, और ये सब मिलकर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं जो तय करता है कि कहाँ भीड़ होगी और कहाँ बिल्कुल सन्नाटा। और इन्हीं स्लाइड्स में इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। तो शुरू करें? ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। और सबसे पहले उस आंकड़े से शुरू करते हैं जिसने मुझे सच में बहुत चौंका दिया था। आप दुनिया की आबादी के अनइवन स्प्रेड की बात कर रहे हैं ना? हाँ भाई, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में बताया गया है कि दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ 10 देशों में रहता है। और उसमें भी सबसे मजेदार बात यह है कि इन 10 देशों में से 6 देश तो सिर्फ हमारे एशिया में ही है। समझ आ रहा है कितना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है ये? अरे बहुत बड़ा। अगर इन नंबर्स को थोड़ा और ध्यान से देखें तो अकेले इंडिया की आबादी 17.78% है और चाइना लगभग 17.20% पर है। यानी अगर सिर्फ इन दो देशों को मिला दें तो दुनिया की 35% आबादी तो यहीं से मट गई। सही कहा। और दूसरी तरफ देखिए अमेरिका को। एरिया में इतना बड़ा देश है पर आबादी सिर्फ 3.47%। इंडोनेशिया भी 3.47% पर है और पाकिस्तान 2.90%। तो दिमाग में ये सवाल आता है कि जमीन तो पूरी दुनिया में है ना, फिर ये स्प्रेड इतना अनबैलेंस्ड क्यों है? देखिए, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि पॉपुलेशन का एक बहुत ही भारी जमावड़ा एशियन कॉन्टिनेंट में है। हाँ, तो नंबर से ही दिख रहा है। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जो लोग नोट कर रहे हैं वो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखें। मान लीजिए एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली है जिसमें एक पार्टी चल रही है। अच्छा। उस हवेली में 50 अलग अलग कमरे हैं, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आधे से ज्यादा मेहमान सिर्फ 2 कमरों में ही भरे हुए हैं। भीड़ लगी हुई है वहाँ। बिल्कुल। और बाकी के 48 कमरों में गिने चुने लोग ही आराम से घूम रहे हैं। हमारी दुनिया का मैप ना बिल्कुल इसी हवेली की तरह है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो दिमाग में एकदम छप गई है ना? एशिया के इन 2 कमरों में रिसोर्सेज पर, जमीन पर जो प्रेशर है वो बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? हजारों सालों से एशियन रीजन्स में रिवर्स की फर्टाइल वैलीज रही हैं। मॉनसून क्लाइमेट है जो चावल की खेती के लिए बेस्ट है। और चावल ना एक छोटी सी जमीन पर बहुत सारे लोगों का पेट भर सकता है। अच्छा, यानी हिस्ट्री से ही लोग इन कमरों में ज्यादा आते रहे हैं क्योंकि खाना इजीली अवेलेबल था। एकदम सही। लेकिन जब इतने सारे लोग एक ही जगह पर आ जाते हैं तो हम इस भीड़ को मेजर कैसे करते हैं? स्लाइड में एक टर्म है अरिथमेटिक डेंसिटी। हाँ, अंकगणितीय घनत्व। ये नाम सुनकर तो लगता है जैसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स का फॉर्मूला होगा। ये काम कैसे करता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मैथ्स बहुत ही सिंपल है। किसी भी जगह के टोटल पॉपुलेशन को लीजिए और वहां के टोटल एरिया से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही? टोटल लोग डिवाइडेड बाय टोटल जमीन। हाँ, इससे पता चलता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज कितने लोग रहते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। वो क्या? ये तरीका हमें पूरी सच्चाई नहीं बताता। ये कभी कभी एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। इल्यूजन कैसे? इजिप्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ। इजिप्ट एक बहुत बड़ा देश है तो उसका एरिथमेटिक डेंसिटी बहुत कम दिखेगा पेपर पर, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है फॉर्मूला में। सही पकड़ा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इजिप्ट का 95% हिस्सा बिल्कुल बंजर डेजर्ट है जहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता। ओ, तो सारी आबादी वहाँ रहती कहाँ है? वो सब नाइल रिवर के किनारे एक पतली सी पट्टी में फेस हुए हैं। तो एरिथमेटिक डेंसिटी हमें एक टोटली गलत पिक्चर दिखा रही थी वहां की भीड़ की,
यानी इस फॉर्मूला में हमने उन पहाड़ों और डेजर्ट्स को भी काउंट कर लिया जहां कोई रहता ही नहीं। ये तो सच में यूजलेस लग रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है एक नए और बेटर कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या शारीरिक घनत्व। ये थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है सुनने में। इसमें क्या अलग करते हैं हम? इसमें हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन से बंजर जमीन, पहाड़ और डेजर्ट को पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो डिवाइड किससे करते हैं? हम टोटल पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ एरेबल लैंड यानी खेती योग्य जमीन से डिवाइड करते हैं। ओह, अब समझ आया। यानी एक्चुअली कितनी जमीन है जो उन लोगों का पेट भर सकती है। एग्जैक्टली। और इंडिया जैसे देश के लिए ना ये एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। हमारी आबादी इतनी बड़ी है और खेती के लायक जमीन तो लिमिटेड ही है ना। हाँ, जमीन तो स्ट्रेच नहीं हो सकती। तो उस लिमिटेड जमीन पर करोड़ों लोगों को खिलाने का जो मैसिव प्रेशर है, उसको मापने के लिए ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी सबसे बेस्ट टूल है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम सीधा जमीन और इंसान के रिश्ते पर आ गए हैं। सही बात है। स्लाइड्स में आगे ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि इंसान किसी खास जगह पर ही रहना क्यों पसंद करता है। इसको दो मेन फोर्सेस में डिवाइड किया गया है, नेचर और इकोनॉमी। हाँ, भौगोलिक और आर्थिक कारक। तो चलिए पहले नेचर पर फोकस करते हैं। यहाँ पानी यानी वाटर को सबसे पहला रीजन बताया गया है। पानी जरूरी है, ये सब जानते हैं, पर बाबी सेटलमेंट बसाने में इसका कितना बड़ा रोल है? देखिए, पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं चाहिए, ये ह्यूमन सेटलमेंट का इंजन है एक तरह से। पीने के लिए, खेती के लिए, एनिमल्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। सही कहा, बिना पानी के तो फैक्ट्री भी नहीं चल सकती। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री देखें तो दुनिया की सारी पुरानी सभ्यताएं रिवर्स के किनारे ही डेवलप हुई हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई। हाँ, या फिर नाइल रिवर के पास या चाइना में यांगजी रिवर के पास। बिना पानी के इंसान सर्वाइव कर ही नहीं सकता। पानी तो बेसिक हो गया, लेकिन स्लाइड में एक और पॉइंट है, लैंडफॉर्म्स या भू आकृति। क्या माउंटेन्स या प्लेन्स का सच में इतना इम्पैक्ट होता है हमारे बसने पर? आप खुद सोचिए, इंसान की फितरत है वहां रहना जहां लाइफ थोड़ी इजी हो। पहाड़ों पर जिंदगी बहुत टफ होती है। हाँ, वहाँ घर बनाना या रोड्स बनाना बहुत मुश्किल काम है। कॉस्टली भी बहुत होता है। ऊपर से ऑक्सीजन कम होती है, वेदर हार्श होता है। इसके ऑपोजिट प्लेन्स या समतल मैदान देखिए, वहां चलना, खेती करना, रेल की पटरियां बिछाना सब आसान है। इसीलिए गंगा के मैदानों में इतनी ज्यादा भीड़ है इंडिया में। बिल्कुल, गंगा के प्लेन्स का पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सबसे हाई है। और वहीं हिमालयाज की तरफ चले जाएं तो वहां आज भी ज्यादातर इलाका खाली पड़ा है। समझ गया। प्लेन्स इजी लाइफ देते हैं, और इसमें क्लाइमेट और सॉइल का भी मेंशन है। मुझे लगता है लोग एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी पसंद नहीं करते, इसीलिए सहारा या एंटार्क्टिका खाली हैं। सही पकड़ा आपने। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन स्लाइड में एक स्पेसिफिक एरिया का जिक्र है, मेडिटेरेनियन रीजन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र। वहाँ ऐसा क्या खास है? वहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। इंसान ऐसी कंफर्टेबल क्लाइमेट की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। और मिट्टी का क्या रोल है इसमें? सॉइल तो नेचर के पैकेज का सबसे कोर पार्ट है। अगर जमीन पर लोमी सॉइल है जिसमें सैंड और क्ले का परफेक्ट बैलेंस होता है, तो खेती सबसे बेस्ट होगी। और अच्छी खेती का मतलब है ज्यादा फूड और ज्यादा जॉब्स। एग्जैक्टली। मिट्टी की क्वालिटी ही दरअसल उस जगह की पेट भरने की कैपेसिटी तय करती है। पानी और मैदान होने के बाद भी अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो लोग वहां सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया पूरा नेचर का एंगल। लेकिन जब पेट भर जाता है ना, तो इंसान इकोनॉमी यानी पैसों की तरफ देखता है। हाँ, आर्थिक कारक यहीं से सीन में आते हैं। स्लाइड्स में मिनरल्स का बड़ा जिक्र है, जैसे अफ्रीका का कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट का एग्जाम्पल है। एक बात बताइए, एक ऐसी जगह जहाँ ना पानी हो ना खेती, वहां सिर्फ खनिज मिलने से लोग क्यों बसने लगते हैं? क्योंकि मिनरल्स एक मैसिव इकोनॉमिक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अगर एक बेकार सी बंजर जमीन के नीचे गोल्ड, ऑयल या कॉपर निकल आए, तो वहां ओवरनाइट दुनिया बदल सकती है। यानी जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं तुरंत। एकदम। माइनिंग से हजारों जॉब्स आती हैं। कटांगा जाम्बिया इसी का क्लासिक केस है। जैसे ही वहां कॉपर मिला, दुनिया भर से कंपनीज वहां पहुंच गईं, और जहां कंपनीज आएंगी वहां इंजीनियर्स और वर्कर्स आएंगे। हाँ, पैसा और रोजगार लोगों को किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में बसने के लिए पुश कर सकता है। जहां नेचर सपोर्ट नहीं करती, वहां पैसा लोगों को खींच लाता है। और जहां रोजगार आता है, वहां अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नेचुरली शुरू हो जाता है। लोग बेटर फैसिलिटीज के लिए सिटीज की तरफ भागते हैं। बिल्कुल सही। पर एक पॉइंट ने मेरा ध्यान खींचा स्लाइड में
कि एक फैक्ट्री खुलने से सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को जॉब नहीं मिलती, पूरा एक शहर बस जाता है। जापान का कोबे ओसाका रीजन इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है। ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है? इसे इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। नोट कीजिएगा इस टर्म को। मान लीजिए आपने किसी जगह एक बड़ी स्टील फैक्ट्री लगाई। ओके। अब उस फैक्ट्री में हजारों वर्कर्स आएंगे काम करने। उन वर्कर्स को रहने के लिए घर चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन वाले आएंगे। उन्हें खाना चाहिए, तो आसपास दुकानें खुल जाएंगी। एकदम। उनके बच्चों के लिए स्कूल्स खुलेंगे, तो टीचर्स आएंगे। बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल चाहिए, तो डॉक्टर्स आएंगे। ट्रांजैक्शन के लिए बैंक्स खुल जाएंगे। समझ रहा हूं मैं। तो एक फैक्ट्री सिर्फ स्टील नहीं बनाती, वो एक पूरे शहर को पैदा कर देती है। जापान के कोबे ओसाका में एग्जैक्टली यही हुआ। इंडस्ट्रीज ने वहां ऐसी इकोनॉमी बनाई कि लोग बसते चले गए। ये प्रोसेस सच में फैसिनेटिंग है। लेकिन क्या ह्यूमन सेटलमेंट सिर्फ पैसा और नेचर ही डिसाइड करते हैं? हम थोड़े इमोशनल और सोशल बीइंग्स भी तो है ना। हाँ, और इसीलिए सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंसान सिर्फ एक मशीन नहीं है जो पैसे के लिए चले। सही बात है। वो अपनी फेथ, कल्चर और सिक्योरिटी से बहुत जुड़ा हुआ है। इंडिया में वाराणसी का एग्जाम्पल लीजिए। हाँ, वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस सेंटर है। वहाँ कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फैक्ट्री नहीं लगी है, फिर भी लोग वहाँ रहना चाहते हैं अपनी आस्था के कारण। ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो गया। इसका नेगेटिव फैक्टर भी होता होगा? बिल्कुल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर किसी जगह सिविल वॉर चल रहा है, दंगे हो रहे हैं या अनरेस्ट है, तो लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। हाँ, इंसान वही रहेगा जहाँ उसकी फैमिली सेफ हो और उसको अपना कल्चर प्रैक्टिस करने की आज़ादी हो। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हमने नेचर देख लिया, पैसा समझ लिया, सोसाइटी देख ली। इसका बॉटम लाइन ये है कि पॉपुलेशन कभी भी स्टैटिक यानी स्थिर नहीं रहती, ये हमेशा बदलती रहती है। और इस बदलाव को समझने का एक बेसिक सा मैथ स्लाइड में दिया हुआ है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि पॉपुलेशन इक्वल्स बर्थ माइनस डेथ प्लस माइनस माइग्रेशन। बर्थ और डेथ तो क्लियर है, पर स्लाइड में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे CBR और CDR। ये थोड़ा एग्जाम वाला टॉपिक लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जरूर। CBR का फुल फॉर्म है क्रूड बर्थ रेट यानी अशोधित जन्म दर। सिंपल वर्ड्स में एक साल में पर 1000 लोगों की आबादी पर कितने जिंदा बच्चे पैदा हुए। इसमें क्रूड वर्ड क्यों लगाया है? क्योंकि ये रेट पूरी पॉपुलेशन पर कैलकुलेट होता है। इसमें सिर्फ उन औरतों को नहीं गिनते जो बच्चे पैदा कर सकती हैं, बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी इस टोटल 1000 के बेस में शामिल होते हैं। अच्छा, और इंडिया की करंट CBR क्या चल रही है? 2023 के डेटा के हिसाब से हमारी CBR लगभग 18.4 है और दूसरी तरफ होता है CDR क्रूड डेथ रेट। वो उसका उल्टा होगा, पर 1000 लोगों पर एक साल में मरने वालों की गिनती। बिल्कुल सही। तो यहाँ एक जनरल मिसकंसेप्शन होता है लोगों को, क्या आबादी सिर्फ तभी तेजी से बढ़ती है जब लोग बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? यही सबसे बड़ा मिथ है जिसे हमें तोड़ना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि बर्थ रेट हाई है। तो असल कारण क्या है? असल कारण ये है कि साइंस, वैक्सीन्स और बेटर हेल्थ सर्विसेज की वजह से लोग मरना कम हो गए हैं। CDR अचानक से गिर गया है। इसको एक बाथटब वाले सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बाथटब है, उसमें जो पानी नलके से गिर रहा है वो बर्थ रेट है और जो पानी नीचे नाली से बह रहा है वो डेथ रेट है। ओके, परफेक्ट। अब अगर आप नाली को थोड़ा सा बंद कर दें, यानी डेथ रेट कम कर दें, तो चाहे नलके से पानी नॉर्मल स्पीड से ही क्यों ना आ रहा हो, बाथटब बहुत तेजी से भरने लगेगा। रहे हैं, इसीलिए दुनिया का बाथटब ओवरफ्लो हो रहा है। सही समझे आप। जन्म और मृत्यु तो बाथटब का अपना पानी हो गए, पर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने का भी तो इम्पैक्ट होता होगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। माइग्रेशन या प्रवास, इसके 2 एंड्स होते हैं। एक ओरिजिन, कहाँ से आप चले, और एक डेस्टिनेशन, कहाँ आप पहुंचे। जहां से गए वहां आबादी कम हो गई, जहां गए वहां बढ़ गई। लेकिन लोग अपना पैतृक घर छोड़ते ही क्यों हैं? इसके पीछे 2 ताकतें काम करती हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स को हम हिंदी में प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ये वो नेगेटिव चीजें हैं जो आपको घर से बाहर धकेलती हैं। हाँ, मजबूरी, जैसे कहाँ बहुत बेरोजगारी हो, फ्लड्स या अर्थक्वेक आ जाए या कोई महामारी फैल जाए। ये सिचुएशंस इंसान को पीछे से पुश करती हैं कि भागो यहाँ से, वरना सरवाइव नहीं कर पाओगे। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे पुल फैक्टर्स। एकदम। पुल फैक्टर्स पॉजिटिव मैग्नेट्स होते हैं। जैसे किसी बड़े शहर में हाई पेइंग जॉब दिख गई,
अच्छी यूनिवर्सिटी दिख गई या बेटर लाइफस्टाइल मिल रही हो। तो पुश ने गांव से धक्का दिया और पुल ने शहर की तरफ खींच लिया। सिंपल एंड एक्यूरेट। और ये सारे फैक्टर्स ना, बर्थ, डेथ, नेचर, इकोनॉमी, माइग्रेशन, ये सब मिलकर उस फाइनल स्लाइड तक आते हैं जिसने हमें सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं स्लाइड नंबर 20 की बात कर रहा हूँ, जिसमें पॉपुलेशन का हॉकी स्टिक कर्व दिखाया गया है। हाँ, ये ग्राफ लिटरली एक हॉकी स्टिक जैसा दिखता है। हजारों सालों तक इसकी लाइन बिल्कुल जमीन पर फ्लैट रहती है और फिर अचानक पिछले 200-300 साल में ये रॉकेट की तरह सीधा ऊपर चला जाता है। ये सडन एक्सप्लोजन क्यों हुआ? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है ना। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 12,000 साल पहले से 18वीं सदी तक ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल रेंग रही थी। क्यों? उस वक्त ग्रोथ इतनी स्लो क्यों थी? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग प्रिमिटिव फार्मिंग करते थे, तो खाना कम था, ऊपर से महामारियां आती थीं, जैसे ब्लैक डेथ, जिसने लाखों लोगों को एक झटके में साफ कर दिया था। यानी उस वक्त नेचर हम पर भारी पड़ रही थी। बिल्कुल। इन्फेंट मोर्टेलिटी इतनी हाई थी कि आबादी बढ़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर अचानक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति होती है। हाँ, और वही टर्निंग पॉइंट था। हमने साइंस में जंप लगाया, एंटीबायोटिक्स बनी, वैक्सीन्स आई, फार्मिंग में ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर्स आए, जिसने मास स्टारवेशन खत्म कर दिया। तो मृत्यु दर या CDR ड्रास्टिकली गिर गई और हम हॉकी स्टिक की तरह ऊपर शूट कर गए। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पर है। ये थ्योरी हमें बताती है कि समाज समय के साथ जनसांख्यिकीय रूप से कैसे बदलता है। अगर हम करीब 200 साल पहले देखें, हाँ, जब पूरी दुनिया इस थ्योरी के पहले चरण में थी। राइट, पहले चरण में, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। मृत्यु दर ऊंची क्यों थी? क्योंकि महामारियां थी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी और भोजन की कोई गारंटी नहीं थी। कभी अकाल पड़ गया, कभी फसल खराब हो गई। तो उस हाई डेथ रेट को बैलेंस करने के लिए जन्म दर का ऊंचा होना, मतलब वो एक तरह से प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी समाज की। बिल्कुल। और इसी वजह से जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी, वृद्धि बहुत ही धीमी थी। लेकिन फिर समाज बदलता है। वो ग्रामीण या खेतीहर अवस्था से निकलकर इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक अवस्था की तरफ जाता है। हाँ, तो जब ये ट्रांजिशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? मेडिकल सुविधाएं बेहतर होती हैं, साफ सफाई बढ़ती है। हाँ, और इससे मृत्यु दर एकदम से नीचे गिर जाती है। लेकिन जन्म दर तुरंत नहीं गिरती। एग्जैक्टली। जो सदियों पुरानी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, उनके कारण जन्म दर वैसी रहती है। और यही वो गैप है जहां आबादी मतलब रॉकेट की तरह बढ़ती है। और फिर आता है अंतिम चरण, जहां समाज पूरी तरह से एजुकेटेड हो जाता है। एजुकेटेड समाज, जहां परिवार नियोजन की जागरूकता आ जाती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एकदम कम हो जाती हैं। एक तरह से ये पूरी थ्योरी एक अशिक्षित समाज से शिक्षित समाज तक का सफर है। बिल्कुल सही। और इसी सफर में हमारे नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट दिया है, थॉमस माल्थस का सिद्धांत। ओ हाँ, माल्थस की चेतावनी, ये सच में एक आहा मोमेंट है इस पूरे टॉपिक का। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। माल्थस ने एक सिंपल सा मैथमेटिकल लॉजिक दिया था कि जनसंख्या ज्यामितीय दर यानी ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ती है। राइट। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट। हाँ। लेकिन हमारी जो खाद्य आपूर्ति है, जो हमारा अनाज है, वो सिर्फ अंक गणितीय दर से बढ़ता है, अर्थमेटिक रेट। 1, 2, 3, 4। तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां ये दोनों लाइनें आपस में टकराएंगी। बिल्कुल। और उसी टकराव को माल्थस ने पॉइंट ऑफ क्राइसिस कहा है, संकट का बिंदु। हाँ, जब पेट भरने वालों की गिनती मौजूद अनाज से ज्यादा हो जाती है। और यहाँ माल्थस का जो एनालिसिस है ना, वो थोड़ा डरावना है, बहुत निर्मम है। वो कहते हैं कि जब इंसान खुद आबादी को कंट्रोल नहीं करता, तो प्रकृति अपना काम करती है, जिसे वो प्राकृतिक निवारण या नेचुरल चेक्स कहते हैं। हाँ। अकाल पड़ना, बीमारियां फैलना, या फिर संसाधनों के लिए भयंकर युद्ध होना, प्रकृति खुद बैलेंस बना लेती है। मतलब अगर हम खुद नहीं सुधरे तो नेचर हमें सुधार देगी, बहुत ही क्रूर तरीके से। बिल्कुल। और इसी रिसोर्स और पॉपुलेशन के खेल को अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो हमारी अगली स्लाइड का मेन फोकस है, 1901 से लेके अब तक का भारत की जनसंख्या का सफर, ये तो पूरा एक इतिहास है। और इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है इसे अलग अलग फेज में बांट लेना। हाँ। तो सबसे पहला फेज है 1901 से 1921 तक का समय,
इसे स्थिर जनसंख्या का काल कहा जाता है। क्योंकि उस वक्त हेल्थ केयर लगभग ना के बराबर था, जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा। तो नेट ग्रोथ कुछ खास नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट है, 1921 का साल। द ग्रेट डिवाइड। बिल्कुल, महाविभाजक वर्ष। ये टर्म बहुत बार पूछा जाता है। 1921 को द ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद भारत की जनसंख्या मतलब कभी घटी नहीं, कभी भी नेगेटिव में नहीं गई। हाँ, 1921 से 1951 के बीच क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ, रेलवे आ गया, सड़कें बन गई, तो अकाल के समय अनाज पहुंचाना आसान हो गया, और मेडिकल फैसिलिटीज भी थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई, जिससे मृत्यु दर कम होने लगी और आबादी में एक स्थिर वृद्धि शुरू हो गई। लेकिन असली खेल तो आजादी के बाद शुरू होता है। 1951 से 1981 का जो फेज है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस दौरान सालाना ग्रोथ रेट मतलब 2.2% तक पहुंच गई थी, जो कि बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाएं आईं, डेवलपमेंट हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एकदम से बढ़ गई, डेथ रेट तेजी से गिरी, लेकिन जन्म दर नहीं गिरी। हाँ, वो सोशल रीजंस की वजह से वैसी ही रही। तो आबादी का ग्राफ एकदम से ऊपर भागा। फिर 1981 से 2011 के बीच कुछ धीमे संकेत दिखने शुरू हुए। हाँ, ग्रोथ थी लेकिन उसकी स्पीड कम होने लगी थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था महिला शिक्षा। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू किया, शादी की औसत उम्र बढ़ी, तो परिवारों का आकार अपने आप छोटा होने लगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे नोट्स में एक बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप का जिक्र है। 1952 का राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत दुनिया का पहला देश था, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसने ऐसा कोई नेशनल प्रोग्राम शुरू किया था। और इसका एक बहुत ही फेमस नारा था। हाँ, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज जो समझने वाली है, ये पॉइंट नोट करने लायक है कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आबादी को रोकना नहीं था, सिर्फ नंबर्स कम करना नहीं था। नहीं, इसका असली फोकस था रिप्रोडक्टिव हेल्थ या प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। मतलब महिलाओं को सही जानकारी देना, हेल्थ फैसिलिटीज देना, ताकि मदर और चाइल्ड दोनों सेफ रहें। और ये एक बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल थी। अब आबादी के सफर के बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो इसकी बनावट के बारे में है। आयु लिंक पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड्स, ये मेरा फेवरेट हिस्सा है इस टॉपिक का। ये ग्राफिक्स ना किसी भी देश की इकोनॉमी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। सच में। तो इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कार्यशील जनसंख्या का। वर्किंग पॉपुलेशन, यानी 15 से 59 साल के लोग। यही वो ग्रुप है जो देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जनसांख्यिकीय लाभांश तय करता है। क्योंकि जो 0 से 14 साल के बच्चे हैं और जो 60 से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो दोनों इस 15 से 59 वाले ग्रुप पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। हाँ, सारा इकोनॉमिक बोझ इसी वर्किंग ग्रुप पर होता है। तो जब हम इन पिरामिड्स को देखते हैं तो दुनिया में 3 अलग-अलग तरह के पैटर्न सामने आते हैं। पहला पैटर्न है विस्तृत आधार वाला पिरामिड, ट्रायंगुलर शेप, जिसका बेस बहुत चौड़ा होता है, जैसे केन्या या नाइजीरिया। हाँ, जो कम विकसित देश हैं। बेस चौड़ा होने का मतलब है कि वहाँ जन्म दर बहुत ज्यादा है, बच्चों की संख्या बहुत है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पिरामिड एकदम पतला हो जाता है, नुकीला हो जाता है, जिसका मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, लोग ज्यादा उम्र तक जी नहीं पा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है। तो ऐसे देशों में युवाओं की भीड़ तो है, लेकिन उनके लिए रिसोर्सेज जुटाना एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर आता है दूसरा शेप, घंटी का आकार या बेल शेप पिरामिड, जो अमेरिका जैसे विकसित देशों में दिखता है। इसमें क्या होता है कि बेस और बीच का हिस्सा लगभग बराबर होता है, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कंट्रोल में है। इसे स्थिर जनसंख्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉपुलेशन। यहाँ वर्किंग ग्रुप और आश्रितों के बीच एक अच्छा बैलेंस होता है। करेक्ट। लेकिन जो तीसरा टाइप है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा टेंशन वाला भी है। संकीर्ण आधार वाला पिरामिड, नेगेटिव ग्रोथ। जापान और इटली इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसमें पिरामिड का बेस मतलब नीचे का हिस्सा एकदम पतला होता है, जिसका मतलब है कि बच्चे पैदा ही बहुत कम हो रहे हैं, जन्म दर बहुत ही कम है, और ऊपर का हिस्सा काफी चौड़ा होता है, क्योंकि वहाँ हेल्थ सिस्टम इतना एडवांस है कि लोग 80-90 साल आराम से जी रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है। तो नतीजा क्या निकलता है कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय सिकुड़ रही है, नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। आप सोचिए, इसको इजी तरीके से समझते हैं। अगर देश में काम करने वाले युवा कम हैं और रिटायर हो चुके बुजुर्ग ज्यादा हैं,
तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? पेंशन कौन देगा, टैक्स कौन भरेगा? बिल्कुल। और इसीलिए आज कई देश एजिंग पॉपुलेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें बाहर से इमिग्रेंट्स बुलाने पड़ रहे हैं अपना देश चलाने के लिए। सही बात है। तो ये तो बात हुई डेमोग्राफी की। अब हम मानव भूगोल के दूसरे पहलू पर आते हैं, जो हमारी लास्ट कुछ स्लाइड्स में दिया है, मानव अधिवास। सेटलमेंट्स, हम कहाँ और कैसे रहते हैं। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां भी कई तरह के पैटर्न हैं। जैसे सबसे पहला है सघन या क्लस्टर्ड बस्तियां। जहाँ घर एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। हाँ, जो हमारे उपजाऊ मैदानी इलाके हैं ना, वहां ये बहुत दिखता है। क्योंकि लोग खेती की जमीन बचाना चाहते हैं और सुरक्षा के लिए भी एक साथ रहना पसंद करते हैं। फिर एक होता है अर्धसघन या सेमी क्लस्टर्ड, जहाँ पूरा गांव तो एक है, लेकिन सामाजिक या जातिगत कारणों से वो बट जाता है। हाँ, मुख्य वर्ग गांव के बीच में बस गया और बाकी लोग किनारों पर। और इसके अलावा पल्ली बस्तियां भी होती हैं, जिन्हें अलग अलग जगह पन्ना, पाड़ा या पाली कहते हैं। मतलब गांव का ही एक हिस्सा थोड़ी दूर जाकर बस गया। लेकिन इसमें जो सबसे अलग है वो है विखंडित या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड, जहां घर एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं। जैसे हिमालय के पहाड़ी इलाके या मेघालय के जंगल। वहां आप चाह कर भी 100 घर एक साथ नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं, टोपोग्राफी ही ऐसी है। तो मतलब भूगोल खुद तय कर रहा है कि आप कैसे रहेंगे। हाँ, नेचर डिक्टेट कर रही है। हाँ। अब इसी में अगर हम शहरों की तरफ बढ़े तो हमारे नोट्स में एक बहुत ही मजेदार पैराडॉक्स है। जनगणना नगर या सेंसस टाउन वाला विरोधाभास। एग्जैक्टली ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब एक इलाका है जिसकी आबादी 5000 से ऊपर है, वहां की डेंसिटी भी शहर जैसी है, और 75% से ज्यादा आदमी खेती छोड़कर दूसरे कामों में जैसे फैक्ट्री या दुकान में लगे हैं। तो सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से वो एक शहर बन चुका है। लेकिन उसका प्रशासन अभी भी ग्रामीण है। हाँ, वहां नगरपालिका नहीं है, पंचायत चल रही है। ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब इकोनॉमी बदल गई, लोगों का रहन सहन बदल गया, लेकिन सरकारी कागजों में वो अभी भी गांव है। और जब फाइनली वो पूरी तरह शहर बन जाता है तो फिर जनगणना उसे अलग अलग क्लास में बांट देती है। हाँ, क्लास 1 से लेकर मेगा सिटी तक। जैसे 1 लाख से ऊपर की आबादी है तो क्लास 1 शहर, 10 लाख से ऊपर हो गई तो मेट्रोपोलिस या महानगर, और अगर 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया जैसे मुंबई या दिल्ली, तो वो मेगा सिटी बन जाते हैं, जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे सेशन को समराइज करें तो ये साफ दिखता है कि पॉपुलेशन की ये ग्राफ्स और सेटलमेंट के पैटर्न सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये इंसानी सभ्यता के विकास का आईना है, हमारी चुनौतियों और हमारी जीवन शैली का सीधा रिफ्लेक्शन है। और इसी से एक बहुत ही गहरा सवाल भी पैदा होता है, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग सोचें। हाँ, हमने देखा कि समाज कैसे पहले चरण की हाई डेथ रेट से निकलकर आज तीसरे चरण तक पहुंच गया है, जहां जापान और इटली जैसे देश हैं, जहां वृद्धि 0 या नेगेटिव हो गई है। आबादी सिकुड़ रही है। तो जरा सोचिए, जब भविष्य में पूरी दुनिया इसी तीसरे या चौथे चरण में पहुंच जाएगी, जब ग्लोबल पॉपुलेशन का ग्राफ नीचे जाने लगेगा, तब मानव समाज कैसा दिखेगा? क्या हमारी ये इकोनॉमी, जो हमेशा से युवाओं के लेबर और नए मार्केट्स पर टिकी है, क्या वो इस बदलाव को झेल पाएगी? या फिर हम इंसानियत के एक ऐसे नए जनसांख्यिकी फेज में एंट्री लेंगे जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यही रोकते हैं। अगर इस चैनल या वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना, और आगे जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए उसे कमेंट में जरूर बता देना। धन्यवाद।